नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान अपने शो संविधान की शपथ के साथ। और संविधान की शपथ इसलिए क्योंकि ये जो देश का संविधान है, इस देश के संविधान को भारत के आम लोगों ने बनाया और इसे बनाकर नीति बनाने वालों को सौंपा है। ये देश का संविधान, देश इसी संविधान से चलता है। हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे तो वो सांसद हों या विधायक हों, इसी संविधान की शपथ लेते हैं। और देश में जो कानून है, वो कानून भी मूल रूप से इस संविधान की भावना के हिसाब से बने हुए कानून हैं। इसीलिए देखिए, हम हर मुद्दे को इस संविधान की कसौटी पर कसते हैं। और अब विस्तार से आपको बताते हैं अपने आज के मुद्दे के बारे में। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा और पीएम मोदी की हत्या की साजिश, इन आरोपों में 5 हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति के मैदान में तूफान खड़ा हो गया है। मोदी विरोधी इस पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं सरकार कह रही है कि कानून तो अपना काम कर रहा है। संविधान की शपथ पे आज हमारा मुद्दा यही, सवाल यही, क्या आतंक का रंग लाल भी है? भीमा कोरेगांव हिंसा में 5 हाई प्रोफाइल लोग गिरफ्तार। पीएम मोदी की हत्या की साजिश से भी कनेक्शन का आरोप। गिरफ्तार लोगों पर माओवादियों से रिश्ते रखने का भी आरोप। गिरफ्तारी के बाद मोदी विरोधियों ने मोर्चा खोला। सरकार पर विरोध की आवाज दबाने का आरोप। One respects only one ideology based out of Nagpur, and the other respects all the different states, all the different ideas, all the different cultures, all the different people in this country. So that fight is on, and I assure you that we are fighting that fight. जो हमले किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, और जो वकील इन केसेस में दलित एक्टिविस्ट के केसेस को टेकअप कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको माओवादी कह रहे हैं। तो ये सरासर झूठ है, ये झूठा केस है। हम इसको वापस करने के लिए मांग करते हैं। सरकार बोली अपना काम कर रहा है कानून। जो अपराध करेगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। काश राहुल गांधी अपने पिता के उस हत्या को भी ध्यान में रखते, जैसे उनके पिता की हत्या की गई थी। किसके द्वारा? उसमें जिक्र भी है कि उसी ढंग से हत्या करनी है। ऐसे देश में घटनाएं घट गई है। देश को चिंतित होना चाहिए, कानून को भी चिंतित होना चाहिए। आतंक का रंग लाल भी है। तो ये वो सवाल जिस पर चर्चा करेंगे आज। 5 लोगों की गिरफ्तारी, भीमा कोरेगांव हिंसा और पीएम मोदी की हत्या की साजिश। इस मामले में मुद्दा जो है वो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और आपको बताते हैं कि इस मामले पर जो देश का संविधान है वो क्या कहता है, इसे आप गौर से सुनिए। दरअसल संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें पुलिस और कानून व्यवस्था, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, अपराध की जांच करने, रोकने, अपराधियों को सजा दिलाने का काम राज्य सरकार का ही है। तो यह है वो संविधान का दायरा जिसके तहत आज हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में खास मेहमान जो हमारे साथ शामिल होंगे, परिचय आपका कराते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पेशे से डॉक्टर हैं संबित पात्रा जी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, यूपी से पूर्व विधायक हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी। स्टूडियो में 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेंगे। करीब 25 साल का पत्रकारिता का अनुभव, हाल ही में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है आशुतोष ने। हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन चिंतक दिलीप मंडल जी। दिलीप मंडल जी के बारे में आपको बता देते हैं, दलित समाज के हित से जुड़े मुद्दे उठाते रहे, वरिष्ठ पत्रकार, 25 वर्ष से ज्यादा का अनुभव दिलीप मंडल जी का। और एक और खास मेहमान जो स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं, अवनिजेश अवस्थी जी, आरएसएस एक्सपर्ट हैं, मुद्दों पर आरएसएस से जुड़ी राय मीडिया में रखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं अवनिजेश अवस्थी जी।
और बहस शुरू करने से पहले हम आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं, कृपया ध्यान दें। एबीपी न्यूज पर मेहमानों से गुजारिश, वो मुद्दे से जुड़े अपने तर्क रखें, ऐसी बातें ना करें जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हों, क्योंकि हमारा मकसद चर्चा करना है, शोर मचाना हमारा मकसद नहीं है। उम्मीद की जाती है सभी मेहमान शिष्टाचार से अपनी बात रखेंगे। और आज की चर्चा शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं नक्सलियों से कनेक्शन और पीएम मोदी की हत्या की साजिश को लेकर ये जो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, इस पर राहुल गांधी ने किस तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि यहां सिर्फ एक एनजीओ के लिए जगह है और वो है आरएसएस। बाकी सभी एनजीओ को बंद कर दो, सभी एक्टिविस्ट को जेल भेज दो और जो शिकायत करते हैं उन्हें गोली मार दो। नए भारत में आपका स्वागत है। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट जो आपने देखा, कल ही इन 5 गिरफ्तारियों के बाद राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट कर दिया गया था। हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा संबित पात्रा आपसे है। आतंक का रंग पहले हरा था, भगवा, और अब आतंक का रंग लाल भी है। देखिए, आज रोमाना जी, जैसे आपने कहा संविधान, और संविधान में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो संविधान कहती है उसका नाम भी एस से है, श से है, और वो है सुरक्षा। इसलिए मैं पूरे होमवर्क के साथ आया हूं, बहुत सारे पुराने न्यूज़पेपर कटिंग्स लेके आया हूं। जो न्यूज़पेपर कटिंग आपको दिखा रहा हूं ये द हिंदू का है और यह है अक्टूबर 11, 2009। इसमें आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का चित्र, और मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि नक्सलिज्म इज द ग्रेटेस्ट इंटरनल थ्रेट। आप पूरे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2009 के महीने में और कहा था इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट अगर हिंदुस्तान को सबसे बड़ा कोई है तो नक्सलिज्म, जिसको आप लाल आतंक कह रहे हैं, उससे है, और हिंदुस्तान को उससे लड़ने की पूरी मुस्तैदी करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, आपने कहा कि 5 बहुत बड़े हाई प्रोफाइल लोग को पकड़ा लिया गया। मैं पांचों का लोग और पांचों लोगों का इतिहास और पूर्व पेपर कटिंग लेके आया हूं। एक व्यक्ति का नाम है वर्नोन गोंजाल्विस। ये पेपर कटिंग जो मैं लेके आया हूं ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, 27 जून 2013। वर्नोन गोंजाल्विस को कांग्रेस की सरकार ने गिरफ्तार किया था और वर्नोन गोंजाल्विस 6 साल जेल में, नागपुर सेंट्रल जेल में रहने के पश्चात 27 जून 2013 को निकलते हैं। 2007 से वो जेल में थे। तो ये जो हाई प्रोफाइल केस है ये जेल में रह चुके हैं, पहला। दूसरा केस है वारावारा राव। वारावारा राव को कांग्रेस की सरकार ने 1973 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार किया था। उसके पश्चात 1974 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार किया था। 1975 में मीसा एक्ट में गिरफ्तार किया था। तीसरी बात है जो हाई प्रोफाइल केस जिनका नाम आता है वो है अरुण फरेरा। अरुण फरेरा जी कांग्रेस के सरकार में 4 साल 8 महीने तक जेल में रहे। 2007 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर कटिंग में आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूं, मई 17, 2007। और उस समय कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि जब भी ऐसे कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया जाता है तो प्रो माओइस्ट रोप इन सिंपथाइजर्स, तो बहुत सारे सिंपथाइजर्स आके जेल के बाहर और कोर्ट के बाहर हंगामा मचाते हैं। ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और उस समय कांग्रेस के तमाम लीडरशिप का बयान, 4 साल 8 महीने जेल में रहे। ठीक है। और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। वारावारा राव का इंटरव्यू छपा है 1997 रेडिफ में। उस इंटरव्यू में वे कहते हैं कि किसी भी कीमत पे पार्लियामेंट को समाप्त करना होगा। वी अचीव मोर बाय आवर बॉयकॉट इलेक्शन स्लोगन्स, यू कैन नॉट एक्सपोज पार्लियामेंटेरियज्म बाय बिकमिंग पार्ट ऑफ इट। कहीं किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं देना चाहिए। फिर वो कहते हैं यू कैन नॉट फाइट इट विदाउट टेकिंग आर्म्स इन योर हैंड। आपको हाथ में आर्म्स उठाना पड़ेगा और गोली चलानी पड़ेगी। फिर वो कहते हैं कि गुरिल्ला जोन हमने बनाया है दंडकारण्य में, और वहां 200 रेड गार्ड्स ईच का एक प्लाटून बनाया है, और बहुत तेजी से ये प्लाटून बनाने का काम चल रहा है। रोमाना जी, कुछ प्रस्तुत मैंने किए हैं अभी साक्ष्य, और साक्ष्य आपके सामने समय आने पर प्रस्तुत करूंगा। नहीं, आपने सर मेरा ही काम आसान कर दिया, क्योंकि मैंने भी ये रिसर्च निकाली हुई थी। आपने रख दी वो बात, अब मुझे दोहरानी नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं ना कि हाँ, आतंक का रंग लाल भी है। आपने जो पूरा इतिहास बताया इन लोगों का, 5 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनमें से, तो ऐसे में अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर सच है तो उस सच को मानने में हमें इतनी दिक्कत क्यों है? आतंक का रंग अगर लाल है तो कार्रवाई क्यों ना हो? देखिए, आप
रंगों में आतंकवाद को ढूंढते होंगे, बीजेपी ढूंढती होगी, आरएसएस ढूंढती होगी, वो जाने, हम नहीं जानते। भाई भगवा आतंकवाद तो आप ही ने बताया था, जो करता वो है रंग तो आप ही लोगों ने बताया था। खैर उस बहस में जाना नहीं उनके साथ मंत्री हैं। चलिए, आपने बड़े इत्मीनान से, धैर्य भाव से संबित को सुना। हम अपेक्षा करते हैं कि हमें भी टोका टोकी नहीं करेंगे आप। जिन्होंने भगवा आतंकवाद का जिक्र किया था वो आदरणीय सज्जन, आदरणीय मोदी जी की मंत्री परिषद में मंत्री हैं वर्तमान में, उनको उनका पुरस्कार मिला हुआ है। तमाम जिक्र किया इन्होंने। आप वर्तमान में भी, आज बीजेपी में भी कई लोग बड़े पदों पे बैठे हैं जो जेलों में रह चुके हैं। कोई हो, चाहे उसका अतीत हो या वर्तमान हो या न हो या हो, अगर उसके पास सबूत है, साक्ष्य के पास, तो कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा मेरा प्रथम मत यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कोई कोताही, कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार का कर्तव्य यह बनता है कि उसका कदम इतना ट्रांसपेरेंट हो कि किसी को सरकार के कदम पे शंका न हो। आज सिर्फ शंकाएं क्यों उठ रही हैं? भीमा कोरेगांव में जिस व्यक्ति, जिसे आदरणीय मोदी जी गुरु जी कहते हैं, उस गुरु जी पे जो मुकदमे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट तक से भी कोई एक तरह से कहिए वो नहीं मिली है, उसको मदद नहीं मिली है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करती है बीजेपी? उनकी सरकार है जो इस भीमा कोरेगांव का जो मेन मुजरिम है उससे हमदर्दी क्यों है? क्योंकि मंच से आदरणीय मोदी जी बोलते हैं गुरु जी। उस गुरु जी को सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई मोहलत नहीं दी है, लेकिन वो निर्द्वंद बाहर की हवा खा रहे हैं जी। तो ये जो रवैया है इस सरकार का कि अगर आप असहमत हैं तो आप नक्सलाइट हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप आतंकवादी हैं, आप गैर भारतीय हैं, आप देशद्रोही हैं, अखिलेश जी आपकी बात का जवाब हरामजादा हैं, अखिलेश और जी आप आपकी बात पाकिस्तान का चले जवाब जाइए। लेती हूँ सर। संबित पात्रा, जो बात यहाँ पर अखिलेश प्रताप सिंह जी उठा रहे हैं, उन्होंने संभाजी भिड़े का यहाँ पर जिक्र किया कि अगर आप मोदी के समर्थक हैं तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी, और दूसरा आरोप वो आप पर ये लगा रहे हैं कि अगर आप मोदी का विरोध करेंगे तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात है, जहां तक भिड़े जी की बात की है, क्या यह हकीकत नहीं है कि संभाजी भिड़े आज बेल पे बाहर है? और बेल कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देती है, बेल देने का काम कोर्ट करती है। अखिलेश जी भी बहुत वरिष्ठ हैं, वो खुद जाके सुओ मोटो केस भी कर सकते हैं कि बेल क्यों दिया गया, किसी ने रोका नहीं है। और दूसरी बात है, जहां तक ये कहना कि वारा राव को, अरुण फरेरा को, गोंजाल्विस जी को हमने नक्सलाइट बना दिया और उनके ऊपर नक्सलाइट का तमगा लगा दिया क्योंकि वो डिसेंट कर रहे थे, तो मैंने आपको इतना बड़ा इतिहास इसलिए तो सुनाया कि एक आदमी 6 साल के लिए, दूसरा लगभग 5 वर्ष के लिए, तीसरा बार जेल। ये जेल भेजने का काम तो कांग्रेस की सरकार विगत 10 वर्षों में कर चुकी है। तो क्या आपने भी उन्हें नक्सलाइट बनाया और उनके ऊपर ठप्पा लगाया क्योंकि वो आपके साथ डिसेंट में थे? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ बताऊं रोमाना जी, डिसेंट इज अलाउड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इज नॉट अलाउड इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में, और आपका जो संविधान का शपथ है, संविधान कहती है डिसेंट अलाउड है, मगर डिसइंटीग्रेशन, कंट्री को तोड़ने की साजिश वो अलाउड नहीं है। एक छोटा सा साक्ष्य दिखा के समाप्त कर रहा हूं। ये 12 पेज का रिपोर्ट है, छोटी सी बात है, ये 12 पेज का रिपोर्ट है। ये लोकसभा में नक्सलिज्म को लेकर उस समय के गृह मंत्री स्टेट आरपीएन सिंह जी ने रखा था। ये 6 अगस्त 2013 का है और कहते हैं The CPIM Maoist always target and kill mainstream political personalities. संबित पात्रा, आप इतनी देर से जो बात बार रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं, आशुतोष का मैं रुख करूंगी। आशुतोष, अगर आतंक का रंग लाल है तो उस पर कार्रवाई क्यों ना हो? मुझे सर मैं आ रही हूँ, सर मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैं इनका जवाब दे दूं, मैं भूल जाऊंगा, मैं इनका जवाब दे दूं। लिख के रख लो आप। अच्छा कहिए, जल्दी से कहिए। बोलना नहीं चाहिए। देखिए, इन्होंने 2 बातें कही। गलत बात। इन्होंने गिनाया कि कुछ लोग जेल में थे। अच्छा लग रहा है, ऐसे ध्यान से नहीं सुना संबित आपने। जी जी, रट के बताया करो। आपने ध्यान से नहीं सुना। आप, कुछ लोग कांग्रेस के समय और भी लोग जेल में थे जो आपके बड़े पदों पे बैठे हैं, तो उनके बारे में फिर क्या कहा जाए? संविधान की शपथ जारी है, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे हम रुख करते हैं। आशुतोष, आतंक का रंग लाल अगर है तो कार्रवाई क्यों ना हो? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि इस स्टूडियो में बैठा हो कोई आदमी और बाहर, वो आतंकवाद को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा, माओवाद को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा, ना नक्सलिज्म को किसी तरीके से सपोर्ट करेगा।
लेकिन दिक्कत वहां पैदा होती है जब आप तथ्यों को छानबीन कर अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। जी अभी जैसे समित पात्रा जी ने गिना दिया कि भाई ये 2 लोग थे, इनको जेल गए, 6 साल जेल रहे, 4 साल जेल रहे, 5 साल जेल रहे, उसके आधार पर उन्होंने बातें की। तो मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई गांधी जी की हत्या के बाद गोलवलकर जी को गिरफ्तार किया गया था, आरएसएस पे बैन लगाया गया था, 1977 में भी आरएसएस के ऊपर बैन लगा था, तो क्या आरएसएस के सारे लोगों को आतंकवादी मान लिया जाए या इस आधार पर उनको जेल के अंदर भेज दिया जाए, या गोलवलकर जी को मान लिया जाए? मैं तो ऐसा नहीं मानता, मैं गोलवलकर जी को देशद्रोही नहीं मानता हूं और ना ये मानता हूं कि देश की हत्या के, देश को तोड़ने की साजिश में इन्वॉल्व। दूसरा सवाल यह कि यह सवाल नक्सलिज्म का नहीं है, यह सवाल है इस देश के अंदर जो दलित आंदोलन है, उस दलित आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। भीमा कोरेगांव की जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो दलितों की लड़ाई है, और उस दलितों की लड़ाई को कुचल दिया जाए, और जिस तरीके से रोहित वेमुला के मसले पे किया गया, जिस तरीके से ऊना के मसले में किया गया, उस पूरे घटनाक्रम को एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार ये मोदी जी की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो रही है, क्योंकि ये इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कर कैसे सकती है, मुझे इस बात पे बड़ी हैरानी हो रही है। तो इसको माओइज्म की नजर से मत देखिए, क्योंकि समित पात्रा जी या बीजेपी के लोग या सरकार के लोग सुधा भारद्वाज के बारे में कोई बात नहीं कहते हैं, ना ही गौतम नवलखा के बारे में बात करते हैं। गौतम नवलखा इस देश के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक पत्रकार हैं, उनकी तीक्ष्णता हो सकती है, उनकी विचारधारा वामपंथ से जुड़ी हो सकती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों की विचारधारा होती है। लेकिन आशुतोष, संबित पात्रा आपने सुना, आशुतोष यहाँ पर एक सांस के अंदर कई आरोप लगाते हुए चले गए। उन्होंने सीधे महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, पॉलिटिकल ब्लंडर उन्होंने कह दिया। ऐसे में सवाल आम लोगों के मन में ये उठ रहा है कि क्या ये पुलिसिया कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है? मतलब हम तो ये मानते हैं भाई पुलिस है, पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस तथ्यों के हिसाब से काम कर रही है, लेकिन बड़ा आरोप यहां पर तो आशुतोष लगा रहे हैं कि ये तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया गया है। देखिए, मैं जवाब देता हूं, और मुझे लगता है सबसे बढ़िया डिबेट तब होता है जब तथ्यों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। जितने भी लोगों के विषय में मैंने बात की, हाँ ये सच बात है कि सुधा जी के विषय में और अभी तक गौतम नवलखा के विषय में मैंने कोई साक्ष्य रखे थे, वो रखूंगा, मगर सबसे बड़ी बात है कि मैंने किसी और विषय में बात नहीं की। मैंने जब गोंजाल्विस जी के बारे में बात की, चाहे फेरेरा जी के बारे में बात की या वारावारा जी के बारे में बात की, मैंने उन्हीं लोगों के बारे में बात की जिन्होंने अभी अरेस्ट फेस किया है। चलिए गौतम नवलखा जी के विषय में बताता हूं कि किस प्रकार कांग्रेस की सरकार ने गौतम नवलखा को कश्मीर में एंट्री करना बैन किया था। मई 2011 में जब गौतम नवलखा उतरे थे पहली बार कश्मीर, वैसे 21 बार उससे पहले कश्मीर जा चुके थे, मगर जब उस दिन वो उतरे तो उनको कश्मीर में एंट्री बैन कर दी गई। और फारूक अब्दुल्ला जिनके साथ इनकी सरकार चल रही थी, आपको पता है फारूक अब्दुल्ला जी ने रिटन स्टेटमेंट क्या दिया? उन्होंने कहा है फारूक अब्दुल्ला जी ने कि व्हाट डज दिस राइटर वांट टू बर्न कश्मीर, क्या वो कश्मीर को जलाना चाहते हैं? जो लेखक है जिनका नाम गौतम नवलखा है, लेट देम बर्न सम अदर प्लेस इन इंडिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि साक्ष्य के आधार पर कश्मीर ने दिखाया कि 2010 में कश्मीर में जो पत्थरबाजी और कश्मीर में जो अलगाववाद चला था, उसके पीछे किसी का बहुत बड़ा साजिश था, तो उनका नाम गौतम नवलखा था। उस समय हमारी सरकार कश्मीर में नहीं थी, केंद्र में भी नहीं थी। जहां तक सुधा जी का सवाल है विनायक सेन के केस को लेकर, उस पर विनायक सेन जी, आप जानते हैं विनायक सेन जी कौन है और वो जेल में भी हैं। आप जानते हैं किस प्रकार से विनायक सेन जी का केस उठा था। उन सारे तथ्यों को मैंने यहां रखा है। और यहां देखिए बार बार बात घूमकर यहां पर आ रही है कि फिलहाल जिस तरीके से मामले को उठाया जा रहा है, कांग्रेस बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए ये तो कांग्रेस के जमाने में भी होता रहा, और कांग्रेस जो हाय तौबा मचा रही है, तो कांग्रेस से ये पूछा जाएगा कि भाई क्या मानवाधिकार बांटने का सर्टिफिकेट कांग्रेस के पास ही है? आपकी सरकारों में अगर कार्रवाई होती है तो फिर कानून का राज चल रहा है, लेकिन अगर बीजेपी सरकार इस तरीके से कार्रवाई कर रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मानवाधिकार का हनन हो गया है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान की शपथ जारी है, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। इसी चर्चा के अंदर एक बात निकल कर आई कि भाई ये जो पूरी लड़ाई है वो तो दरअसल दलितों की लड़ाई है, लेकिन मेरा सवाल दिलीप मंडल जी आपसे है कि मामला दलितों की लड़ाई था क्या फिर ये तो सीधी सत्ता की लड़ाई चल रही है? सर रोमाना, चूंकि इस पूरे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा कागज़ पढ़े जा रहे हैं तो एक कागज़ मैं भी पढ़ना चाहूँगा, और वो कागज़ एबीपी का है। एबीपी की खबर है 4 जनवरी की, और इसमें है कौन है वो 2 लोग जिनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है दलित समाज में। मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। इसमें एक चीज़ है, एक व्यक्ति उसमें है संभाजी भिड़े, दूसरा एक बोटे। अब संभाजी भिड़े कौन है? आपका अखबार आपका चैनल बोलता है संभाजी भिड़े को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम आदरणीय और गुरुजी कहा था। इन पर हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। माथे पर लंबा टीका और मराठी टोपी और तीखा भाषण इनकी पहचान है।
प्रधानमंत्री मोदी भी संभाजी भिड़े का बहुत आदर करते हैं और उनके संगठन शिव प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों में जा चुके हैं। सवाल ये उठता है कि जो दो व्यक्ति इस पूरे भीमा कोरेगांव में 10 लाख के आसपास दलित इकट्ठा हुए थे और ये जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनकी औकात नहीं है कि इस समय 1000 आदमी इकट्ठा कर लें। तो ये दलितों का अपना कार्यक्रम था। इस पर दो व्यक्ति जो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम पर हमला कराया। दोनों पर मुकदमा दर्ज हुआ। भिड़े एक दिन भी जेल के अंदर नहीं गया, एक बोर्डे जेल गया और उसको बेल हो गई और गिरफ्तार किए जा रहे हैं वो 5 लोग जिनका इससे कार्यक्रम से पता नहीं क्या लेना देना है। वो क्या अगर ये गिरफ्तार हैं तो इस आधार पर तो अगले साल ये कार्यक्रम होना ही नहीं चाहिए। तो अवनीश जी, कुल मिलाकर समस्या यहाँ पर क्या है? राजनीतिक ज्यादा नजर आ रही है क्या? देखिए रोमाना जी, आज एक बात तो अखिलेश जी ने स्वीकार कर ली कि वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, 2-4 मिनट भूल जाते हैं। तो इस समय जो कांग्रेस के ने तमाम लोगों को जो गिरफ्तार किया था, कानून के तहत ही किया होगा उस सरकार ने, या अखिलेश जी माने कि कानून के तहत कोई गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ शक के आधार पर किया या बिना प्रमाणों के आधार पर किया, बिना तथ्यों के आधार पर किया, या तो ये मान लें। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी तो नहीं भूलने की बीमारी से ग्रस्त हो गई है, पहली बात तो ये। इसलिए जो संबित ने कहा, जो सारे तथ्य हैं वो तो सामने रखे जा चुके हैं, उसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये कि इस मामले में जैसा कि आशुतोष ने भी कहा कि ये देश नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तमाम लोग नक्सलवाद के सपोर्टर हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नंबर तीसरी बात, जहाँ तक दलित आंदोलन की बात है, ये तमाम लोग अब इन लोगों के बारे में भी साक्ष्य आने वाले हैं कि ये जो दलित आंदोलन के सबसे बड़े पुरोधा हैं भारतवर्ष में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में इनकी क्या राय है वो भी सामने आ जाएगी। ये लगातार बाबा साहब अंबेडकर का जिस तरीके से जिस घटिया तरीके से अपमान करते हैं, उसके साक्ष्य भी सामने आएंगे। और जहां तक भीमा कोरेगांव की बात है, मैं बता दूं आप लोगों को कि 2007, 2008, 2009 में नवभारत टाइम्स में रिपोर्ट छपी थी कि वहां पर इस तरीके की नक्सल लोग वहां पर हिंसा फैलाने की षड्यंत्र रच रहे हैं। संविधान की शपथ जारी है और इस बीच आपको बता दें, गौतम नवलखा उनकी ट्रांजिट रिमांड पर इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट में बहस किस तरीके से आगे बढ़ रही है ये आपको बता देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट जिसमें कहा जा रहा है आरोपी को दस्तावेज क्यों नहीं दिए, पुलिस कह रही है बताया गया कि क्यों गिरफ्तारी हुई। दिल्ली हाईकोर्ट कह रही है मराठी दस्तावेज पर ट्रांजिट रिमांड कैसे, पुलिस कह रही है कानून का पालन किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र पुलिस है जिससे दिल्ली हाईकोर्ट सवाल जवाब कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में आगे पूछा जा रहा है जब हिंसा हुई तब नवलखा कहां थे, वहां थे क्या? तो पुलिस कह रही है नहीं, वो वहां नहीं थे, उस वक्त वो वहां पर नहीं थे, ये पुलिस की तरफ से बताया गया है। आगे दिल्ली हाईकोर्ट में ये तमाम मामला जिस पर सुनवाई अभी चल रही है, ट्रांजिट रिमांड पर गौतम नवलखा की फिलहाल सुनवाई चल रही है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपनी बहस का। संबित पात्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संबित, आतंक का रंग लाल, लाल खतरा, जो आपने बताया किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से भी रेखांकित किया गया था। ऐसे में मेरा सवाल यह आपसे कि उस वक्त हम ये सुनते थे कि नक्सली जंगल में रहते हैं, वहां पर हथियार उठाते हैं, वहां से देश के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन 2014 से जब से मोदी सरकार देश में आई तो एक नया टर्म जो सामने निकल कर आया और जोर शोर से आया चर्चाओं में, अर्बन नक्सल्स का, शहरी नक्सली। तो क्या माना जाए ये विचारधारा की लड़ाई का अगला चरण जो इस वक्त आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं? देखिए रोमाना जी, मैं आपको यहाँ जरा दुरुस्त कर दूं जानकारी में कि जहाँ तक द वर्ड अर्बन नक्सल इज कंसर्न, ये शहरी नक्सली जो हैं, ये शब्द पहली बार 2013 के आसपास इस्तेमाल किया गया और पहली बार आरपीएन सिंह जी ने लोकसभा में भाषण देते हुए जिस रिपोर्ट के विषय में मैं आपको बता रहा था, आप उसमें उसका जिक्र देख सकती हैं। क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या शहरों में भी नक्सलिज्म का इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, तो उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने संसद में कहा था हाँ हो गया है। अर्बन नक्सलिज्म के रूप में इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, कुरियर बॉय अर्थात आइडिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पैसे का सपोर्ट, ये कुछ लोग कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस ने यूज किया था। और देखिए उसी के आधार पर मैंने आपको कहा कि किस प्रकार 6 वर्ष जो एक अभियुक्त अभी भी है, उनकी 6 वर्ष की गिरफ्तारी भी रह चुकी है। तो अर्बन नक्सलिज्म पहले से चला आ रहा है। जेएनयू में भी कई बार हम इसकी एक छटा देख पाते हैं। ये जो ब्रेक इंडिया ब्रिगेड है, ये इंडिया को तोड़ने की जो बात की जाती है, कहीं ना कहीं, मैं उनको नक्सली नहीं कहूंगा किसी को, क्योंकि लूज टर्म मुझे किसी पे अप्लाई नहीं करना है, मगर इसका जो बीज है, जो अंकुर है, वो प्रस्फुटित कई एजुकेशन
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जादवपुर में आप देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी ब्रेक इंडिया ब्रिगेड वहां किस प्रकार बिल्कुल, और जेएनयू तो लगातार सुर्खियों में रहा, टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर लगातार बहसें होती रही। ऐसे में बड़ा सवाल अखिलेश जी ये उठता है कि जो समर्थक हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के, जो कहीं ना कहीं खाद पानी दे रहे हैं ऐसे लोगों को, जो देश को समाज को बांटना चाहते हैं, उनके खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो फिर सहानुभूति क्यों? मैं वही बताने जा रहा हूं आपको। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली में एक दावत पे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उपराष्ट्रपति, पूर्व सेना अध्यक्ष बैठ के दावत किए। और देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि अगर वो लोग असहमत थे तो उनके बारे में कहा ये लोग पाकिस्तान से मिलकर साजिश रच रहे हैं। इस सोच का जब व्यवस्था दिल्ली में बैठी है कि बाद में हालांकि सदन के अंदर इससे इस पे इन्हें पीछे हटना पड़ा, खेद व्यक्त करना पड़ा, एक तरह से क्षमा याचना करनी पड़ी थी, 2 दिन सदन भी नहीं चला था। तो जब ऐसा सोच वाली सरकार, विचारधारा के लोग सत्ता पे बैठे हैं तो जो इनसे असहमत है वो सब यही हैं। जब हेडली और हफीज इनके मित्र हो जाएंगे, इनकी आवभगत होगी हिंदुस्तान में, तो जो यहां विरोध कर रहा है वो आतंकवादी कहलाए जाएंगे, क्योंकि अब उनसे कोई खतरा नहीं है, खतरा भी यहां पर डूब गया। इनके नक्सलवाद जो है वो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मान चुके हैं। और अब अगर कार्रवाई की जा रही है तो फिर उस पर राजनीति आप लोग क्यों कर रहे हैं? सीधा सवाल आपसे ये है। एक सेकंड प्लीज, बात पूरी होने दें, बात हम तो कह रहे हैं जिससे खतरा हो विद प्रूफ, ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्रवाई करो। आप क्यों आपको ऐसा लग रहा है ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्रवाई नहीं हो रही है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे कहां कर रहे हैं? अरे मैंने आपको यही गिनाया, कहां कोई लिंक किसी का है? दलित आंदोलन कर रहे हैं, आप उनको मार रहे हो। जो लोग आपकी महाराष्ट्र सरकार के आईजी ने रिपोर्ट दी थी, विश्वास नांगरे ने, कि ये सुनियोजित हमला था इन दलितों पे और उन्होंने इशारा आरएसएस के एक संगठन की तरफ किया था, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी आरएसएस की तरफ एक संगठन जो जिसका लिंक दिखाया गया है, उसके घर में AK-47 असलहा, बम बारूद क्या क्या मिला है, उसके पक्ष में ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वो राष्ट्रभक्त है, वो पूजा आरती उतारने के लिए उसने असल है और बारूद गोला बम रखा था। मिला रहे हैं आप मुद्दों को मिला रहे हैं, लेकिन फिर से जनता कंफ्यूज होगी। हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं आप एक और मुद्दा करा रहे हैं, और जब सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो आप दूसरा मुद्दा मिक्स कर रहे हैं। मैं यहाँ पूछ रही हूँ आपसे कि जिन पर आरोप है हिंसा भड़काने के, जिन पर आरोप है कि प्रधानमंत्री की हत्या तक की साजिश रची जा रही है, इस तरीके की चिट्ठी निकल कर आई और आपने भी अपनी बात की शुरुआत इसी बात से की कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर किसी तरीके की ढिलाई होनी नहीं चाहिए, फिर उनके लिए सहानुभूति क्यों? ये बड़ा सवाल है ना। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं अभिजीत अवस्थी जी? मैं सिर्फ एक बात, अखिलेश जी एक छोटी सी बात याद दिला दूं आपको मैं कि ये सारे तथ्य रखने के पश्चात की ये गिरफ्तारियां कांग्रेस के प्रशासन में भी हुई थी, इसलिए ये आरोप खारिज हो जाता है कि ये राजनीतिक गिरफ्तारी है, पहली बात। और मैं मानवाधिकार के संदर्भ में आपको याद दिला दूं, यहां बैठे लोगों को भी याद होगा, नेपाल के पास एक गांव है नक्सलबाड़ी, उसके नाम पर ही आंदोलन चला। चारू मजूमदार, कनु सान्याल इत्यादि थे। सिद्धार्थ शंकर रे ने उस समय पश्चिम बंगाल सरकार में नक्सलवाड़ी आंदोलन के खिलाफ जो किया था वो अब तक के इतिहास में मानवाधिकार की दृष्टि से सबसे ज्यादा खराब है। और उनके उस इतिहास को देखते हुए पंजाब में राज्यपाल बनाया गया कांग्रेस द्वारा सिद्धार्थ शंकर रे को। एक बार अखिलेश जी आपने मान लिया कि आप की याददाश्त जरा कमजोर है, लेकिन आप पूछ लीजिएगा कि सिद्धार्थ शंकर रे, और सिर्फ इतनी बात बताइए कि कांग्रेस ने इनको क्यों पकड़ा था और तब के विपक्ष ने क्या इनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था? क्या सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई ना, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है पूरा वो सिर्फ सत्ता के लिए। अब तक जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस ने क्यों गिरफ्तार किया था इनको। वो इतने महान व्यक्तित्वों को, क्या कहेंगे अखिलेश जी इतना तो जवाब दे दीजिए, कांग्रेस ने इतने महान व्यक्तित्वों को क्यों गिरफ्तार किया था? ये जवाब देना बनता है ना आपका। क्या कहेंगे फिर आपका क्या विचार है? सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को लोगों को जेल में जाने का हक नहीं उदाहरण है। अखिलेश जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही। अखिलेश जी जरा सा सुन तो लीजिए ना। मुझे लगता है इस पूरे मसले पे कांग्रेस को बोलने का हक नहीं, क्योंकि जो बात अभी अवनीश जी ने कही है वो पूरी इतिहास को मालूम है कि नक्सलबाड़ी इलाके में जिस तरीके से सिद्धार्थ शंकर की सरकार ने वहां पे नक्सलियों को मारा, वो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे एक ऐसा तरीका था नक्सलियों को खतरनाक का जो आज तक नहीं हुआ।
सवाल दूसरा यहाँ पे सवाल यह है कि आपने जिन नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं या पुख्ता सबूत नहीं है? और जिन एकबोटे और जिन भिड़े के खिलाफ सबूतों की बात की जा रही है, वो अपने घर में क्यों बैठे हुए हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी की नजर परम आदरणीय? तो असली सवाल ये है कि दलितों को इस देश के अंदर अपना आंदोलन करने का हक है या नहीं है? 200 साल कोरे भीमा गांव का जो मामला है, 200 साल में के वर्षगांठ पे क्या उन्हें इकट्ठा होने का अधिकार है या नहीं है? या कुछ लोग वहां पे आतंक फैलाकर उन लोगों को दहशत में लाने की कोशिश कर? असल सवाल ये, नक्सलियों की गिरफ्तारी का ये पूरा मसला, पूरे मामले को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, संविधान की शपथ जारी है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम सीधे रुक करते हैं आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, एक जो बार बार तर्क दिया जा रहा है कि भाई ये बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं और ये तो मानवाधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, तो क्या ये गलत काम नहीं कर सकते हैं? क्या इसका परख जो है वो तो अदालत में होगी ना? नहीं, देखिए ये कहना कि हाई प्रोफाइल है इसलिए ये काम नहीं कर सकते, ये तथ्य अपने आप में गलत है जी। कोई हाई प्रोफाइल है इससे अपराध का कोई लेना देना नहीं होता। असल चीज ये होती है कि भाई आप जो केस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या उस केस इन्वेस्टिगेशन में आपके पास कोई एविडेंस है या एविडेंस नहीं है? अगर एविडेंस है तो आप उनको फांसी पर चढ़ा दी, दुनिया को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के समित पात्रा जी हैं, वो सुधा भारद्वाज का इससे क्या लेना देना, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। गौतम नवलखा के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं गौतम नवलखा को कश्मीर में जाते समय नो एंट्री कर दी गई थी। तो सवाल है 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, जब वो कश्मीर में जाना चाहते थे तो उनको भी वहां पर रोक दिया गया था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या इस आधार पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गौतम नवलखा के बराबर खड़ा कर दें? ये तर्क अपने आप में समझ में नहीं आता मुझे। लेकिन ये मुद्दा जो है उसका फैसला अदालत से होना चाहिए या सियासी तौर पर इस मामले को गरमाना चाहिए जिस तरीके से कांग्रेस गरमा रही है? दिलीप मंडल जी, नहीं देखिए, कोई भी मामला अगर होता सर, आ रही है हूं मैं आपके पास ही तो बस। निश्चित रूप से एक अदालती प्रक्रियाएं हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये कहना है कि भीमा कोरेगांव से नक्सलवाद को क्यों और कैसे जोड़ा जा रहा है, ये मेरी समझ से परे है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इन लोगों की इतनी हैसियत है कि वो भीमा कोरेगांव में 10 लाख लोगों को इकट्ठा कर ले। अगर ये 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने की स्थिति में है तो निश्चित रूप से बहुत सरकार ने ठीक से जो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म है उसका हैंडल नहीं किया है। मुझे लगता है कि सरकार को कोई भी कार्रवाई करने से पहले भिड़े और एकबोटे पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो इस समय भीमा कोरेगांव के मामले में कम से कम 2000 जो दलित यूथ गिरफ्तार हैं, एक तरफ के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिए गए, दूसरी तरफ आपके दूसरे पक्ष से आप किसी को पकड़ नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से जो सरकार पर संदेह है, इसकी काट ये नहीं कि आप किसी 5 लोगों को जाकर गिरफ्तार कर लें। और क्या इसी काट में फंस रही है कांग्रेस? अखिलेश जी, आप लोग ये तो अब तक माहौल बना नहीं पाए कि मिलिंद एकबोटे या संभाजी भिड़े जिनका आप नाम ले रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। आप लोग जो 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है उनके समर्थन में आ जाते हैं। राहुल गांधी बाकायदा ट्वीट कर देते हैं। सर, अब आप लोगों की याददाश्त कम है तो मैं क्या करूं। संभाजी भिंडे पे कई बार आप ही के यहाँ बहस हो चुकी है, तमाम दस्तावेजों के साथ हम लोगों ने बात किया है। और देखिए, उस पर राहुल जी ने कभी ट्वीट नहीं किया। जो बात हो रही है ये हो रही है कि इन लोगों का जवाब दे दीजिए। मोदी जी की सर, जवाब दे दीजिए। दिलीप मंडल जी कह रहे हैं कभी ट्वीट नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर 5 लोग गिरफ्तार होते हैं, राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं। सर, अरे बात थोड़ा मैं बोला क्या नहीं किया। अब किसी को वो नहीं किया, फिर वो नहीं किया, वो बताएंगे तो आप कहेंगे वो नहीं किया, फिर कहेंगे नहीं वो तो क्या वो नहीं किया। नहीं, आपकी प्रायोरिटी की बात कांग्रेस है। अध्यक्ष की तुलना वो से करेंगे। क्या सरकार ने, आप कांग्रेस अध्यक्ष की तुलना वो से करेंगे? एक सेकंड, आपके पास क्या सरकार का या पुलिस का ऐसा कोई बयान है जिसमें यह बताया गया हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या की साजिश हुई है? इसमें कोई है? क्योंकि जब बातें हुई हैं, निकल के आई हैं, पूछताछ हुई है, हम लोगों ने पुलिस से बात किया, कहा नहीं इसका अंदेशा हम लोगों ने नहीं बताया है। ये बीजेपी के लोग बता रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। दूसरे जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं बीजेपी सरकार के केंद्र में, अठावले साहब, उन्होंने शुरू में बयान दिया था ये बच्चे बेगुनाह है, जबरदस्ती दलित आंदोलन से जुड़े हैं, ये केंद्र और प्रदेश की सरकार फंसा रही है। ये उनका रिकॉर्ड बयान है जब ये पकड़े गए थे। सारी बातें ये दिखा रही है कि जो बीजेपी से या बीजेपी की आरएसएस से मतभिन्न रखता है, उससे असहमति रखता है, वो जो ये लोग शुरू से करते आए हैं कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो आतंकवादी है, वो नक्सलाइट है, वो पाकिस्तानी है, चाहूंगा अगर वो जो है राष्ट्र विरोधी है। अखिलेश जी सवाल सुनिए। दिलीप मंडल जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, सवाल सुन लीजिए। अखिलेश जी, मेरा ये सवाल है कि जो मालेगांव की घटना हुई या उस समय के जिसको आप लोग भगवा आतंकवाद कहा था, शब्द दिग्विजय सिंह ने इस्तेमाल किया था,
उसके आरोपियों को आपके शासनकाल में पर्याप्त मौका मिला, फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाकर आप लोग उनमें से किसी भी व्यक्ति को सजा क्यों नहीं दिला पाए? आप बेल पर हैं जी साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, सब आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? आपकी सरकार ने इसको डे टू डे बेसिस पे सुनवाई क्यों नहीं की? ये सवाल दरअसल इस देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि घटनाएं हुई, देश की जनता के मन में देखिए दिलीप मंडल जी जो बात यहाँ पर उठा रहे हैं, सवाल ये भी कि तब क्या राजनीति से प्रेरित पुलिस की कार्रवाई हुई थी? अरे जवाब देंगे, प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित की जो गिरफ्तारी थी, क्या मुझे वो भी राजनीति से प्रेरित थी? कांग्रेस की गंदी राजनीति थी? अखिलेश जी जवाब दीजिए सर। जवाब लेंगे। उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। जब चार्जशीट हो गया तो कोर्ट और कोर्ट के प्रक्रिया का तहत जो भी आप कह सकते हैं उसमें सरकार नहीं आती है, सरकार कोई फैसला नहीं करती है, सरकार ने दे दिया। और किस तरह से जिनका भी आपने जिक्र किया उन लोगों ने एक बालिया बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, किस प्रकार से उस मुकदमे को पैरोकारी कर रहे वकीलों ने बयान दिया है कि सरकार के द्वारा क्या क्या हमसे कहा जा रहा है कि इसको डाइल्यूट करिए, पीछे हटिए और इसको मदद करिए। और सबको इस सरकार की छवि के बारे में पता है कि कैसे अपने लोगों को कैसे बचाती है, कैसे सबूत मिटाती है, कैसे जजों पे किस किस प्रकार के दबाव डालती है, यहाँ तक कि जज मारे तक जाते हैं और उसकी इंक्वायरी तक नहीं होती है। इंक्वायरी तक से सरकार कतराती है। संविधान की शपथ देख रहे थे आप। भीमा कोरेगांव हिंसा में 5 लोगों की गिरफ्तारी, जिसके बाद सियासत गर्मा गई, विपक्ष जो हमलावर हो गया और सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए कि भाई जो मोदी विरोध करेगा क्या उसको इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, पुलिस की कार्रवाई पर विपक्ष का राजनीति करना ठीक नहीं है। सच क्या है ये तो फैसला अदालत करेगी ना, अदालत में तय होगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।